ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। रात गए की लाइव ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम इल्म अदब और मौसीकी के गिर्द घूमता है। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होती है कि बहुत से ऐसे लोगों को मुतारिफ़ करवाया जाए जो अपने अपने शोबे में बहुत कमाल कर चुके हैं। उसमें शायर भी हैं, पेंटर्स भी हैं, उसके अलावा गुलकार भी हैं, मौसीकार भी हैं, जो इस ट्रांसमिशन में आते हैं और इस ट्रांसमिशन का रंग और ख़ूबसूरती बढ़ाते हैं। दो मेहमान इधर बैठे होते हैं, एक हमारी गुलकार या गुलकारा उस स्टेज, उस मसनद पर तशरीफ़ रखती हैं। तो जो अल्फाज में, चंद अल्फाज में इस प्रोग्राम को हम बयान कर सकते हैं, तो वो 3 लफ्ज़ हैं जिससे ये प्रोग्राम सारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। रंग, रोशनी और ज़िंदगी। रंग हम उन फ़नकारों को कहते हैं जो पेंट करते हैं और उस तरह के शोबों से मुंसलिक होते हैं। रोशनी वो लोग हैं जो शेर लिखते हैं, अपने इल्म से इस दुनिया को मुनव्वर करते हैं। और ज़िंदगी ज़ाहिर है मौसीकी की बात होती है। इस प्रोग्राम में ये जो महफ़िल सजती है, जिसमें हमारे म्यूज़िशियन दोस्त हैं, हमारे मेहमान हैं, गुलकार हैं, ये अहम लोग हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का मरकज़ी किरदार आप लोग हैं। आपसे हमारा राब्ता रहना बेइंतहा ज़रूरी है। आपके फ़ीडबैक से हमें इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलती है। हमसे राब्ता कायम करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल है raatgaye@ptv.com.pk। ट्विटर पे आप कोई पैगाम दे सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है रात गए। फेसबुक पे हमारा पेज है रात गए के नाम से ही। और अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से बराह रास्त मुखातिब होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उनको डायल कीजिए, हमारे मेहमानों से बात कीजिए। हमेशा की तरह आज भी हमारे मेहमान बड़े काबिल कद्र, टैलेंटेड और बाहुनर लोग हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे कुछ इल्म हासिल करेंगे। हमारे जो पहले मेहमान हैं बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, शायर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। गज़ल भी कही, लेकिन मैलान बुनियादी तौर पर नज़्म की तरफ है। अब तक इनकी 8 किताबें आ चुकी हैं, जिसमें से एक किताब फ़िकाहिया नस्र की भी है। इस साल इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। इनके और बहुत से कारनामे हैं जो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जाहिद मसूद साहब आपका, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए, शुक्रिया। और जो हमारी दूसरी मेहमान हैं, उनका ताल्लुक़ रंगों की दुनिया से है। पेंटिंग भी इन्होंने की और मिनिएचर आर्ट इनकी खासियत है। NCA में ये पढ़ाती हैं। एग्ज़िबिशन इनकी कई जगह हो चुकी है। ये पाकिस्तान का प्राइड है और इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा इतना काम नहीं किया कि इंटरनेशनल लेवल पर ये जाएं, लेकिन मैं आपको आज के प्रोग्राम में इनके तारुफ से पहले बता रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम इनके नाम से जाने, पहचाने और माने जाएंगे। शीरी बानो, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। गुलकारी का सिलसिला, मौसीकी का सिलसिला बड़ा ही शानदार है। हमारी आज जो गुलकारा हैं बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। बहुत कम उम्री में इन्होंने बहुत नाम बनाया है। जो नए लोग गाने के लिए सामने आ रहे हैं, उसमें इनका एक नुमाया मकाम है। इन्होंने अच्छे असातिज़ा से सीख कर ये स्टेज पर आई हैं। अचानक इनकी कोई एल्बम रिलीज़ नहीं हो गई और मेहनत से गाती हैं, मोहब्बत से गाती हैं। रेडियो पाकिस्तान की तरफ से इन्हें बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। असल अवार्ड इनका वो सारे चाहने वाले और इनके सुनने वाले हैं जो लाखों की तादाद में हैं और इन्हें बड़े शौक़ से सुनते हैं। साइमा मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाएँ। आपकी इजाज़त से मैं जाहिद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। जी सर, बिल्कुल। जाहिद साहब, शायर बनने का बचपन से शौक़ था या कोई कल्बी वारदात हुई है, जैसा कि होती है, उसकी बिना पे शायर बने हैं? शायरी घर में मौजूद थी, वालिद शायर थे। अच्छा।
तो मैं उनके साथ बहुत एसोसिएट था। एम सलीम चिश्ती वजीराबाद एक छोटी सी जगह है, तो वहाँ पे हम रहते थे। तो उस शहर की अपनी रवायात भी अदबी हवाले से बहुत थी। मौलाना जफर अली खां थे, मुन्नू भाई थे, वहाँ से तलक रहने अताउल्लाह कासमी हैं और शफकत अली मिर्ज़ा, ये सब लोगों का वहाँ आना जाना था। और वहाँ पे एक बज़्म अदब थी 1922 की बनी हुई, जो शहर में मुतहरक थी, मुशायरे होते थे, बहुत गली गली में मुशायरे होते थे। तो मैं अपने वालिद की उंगली पकड़कर मुशायरे में जाया करता था, वहीं से मुझे ज़ौक़ हुआ है शायरी का। ठीक है, तो वो कलबी वारदात नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक जो गम वो लगता हुई है, लेकिन बहुत बाद में जाके हुई। अच्छा, शेर पहले लिखने शुरू? शेर तो हमने क्राफ्ट सीख लिया, आर्ट सीख लिया, शेर का मुताला भी बहुत कर लिया। कलबी वारदात तो चलती रहती है, सारी जिंदगी चलती रहती है, आपको भी चलती रहती है, इनको भी चलती रहती है। देखिए, मेरे पे इल्जाम ना लगाएं। नहीं, इल्जाम नहीं है, मैं कलबी वारदात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इब्तदाई शायरी एक्सेप्ट हुई? जी जी, बिल्कुल एप्रिशिएट हुई? जी जी, असातिज़ा ने वहाँ जो थे वहाँ एक्सेप्ट हुई। फिर हम लाहौर आ गए, तो जब मैं लाहौर आया तो मुनीर नियाजी अपनी नई गज़ल पार्टी हाउस में सुना रहे थे, नज़र से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हाँ, कि उसमें 5-7 लोग थे, हम भी बैठ गए जूनियर के तौर पे। तो वहाँ एक मौसीकार थे हसन लतीफ़, जिन्होंने उस गज़ल की बाद में धुन बनाई, तो वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने, मौसीकी में होता है कि दाद देने के लिए ना नज़र देते हैं, तो उन्होंने 2 रुपये मुनीर नियाजी को नज़र दी। अच्छा। उन्होंने कहा लाओ लाओ मैं हलीम खाऊंगा। तो वो बाद में फरीदा खानम ने गाई और बहुत पॉपुलर हुई गज़ल। तो ये मेरा पार्टी हाउस में पहला दिन था। अच्छा, कोई इब्तदाई शेर, गज़ल, नज़्म ज़हन में है? मेरा एक शेर इब्तदाई दौर का, साकियो जाहिद एक हुए हैं, सागर में ईमान पड़ा है। वाह वाह, ये मेरा इब्तदाई ज़माने का शेर था। बहुत अच्छे। अच्छा, आपसे हम कोई नज़्म, कोई गज़ल सुनेंगे, लेकिन आप उतनी देर उसको तलाश कीजिए। आपकी 8 किताबें हैं, तलाश करने में टाइम तो लगता है। तो उस दौरान मैं, लेकिन 8 मेरे पास नहीं, मेरे पास एक ही किताब है, बाकी मेरे पास चीज़ें हैं वैसे सुनाने के लिए, छोड़ूंगा नहीं मैं टाइम को। शीरी बानो साहिबा, मुझे ये बताइए, रंगों से बचपन से दिलचस्पी थी? कितना क्लीशे सवाल किया मैंने। नहीं, रंगों से तो खैर वाकई दिलचस्पी थी, और वो अभी तक नज़र आते हैं, चाहे वो पेंटिंग की सूरत में हो, चाहे वो कपड़ों की सूरत में हो, तो वो तो हमेशा से साथ रहा है। ठीक। अच्छा, ड्राइंग अच्छी हो, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे पहचाना जाता है वो बच्चा जिसने आगे बड़े होके आर्टिस्ट बनना होता है? ड्राइंग बेहतर थी आपकी, घर में मुसव्विरी करती थी क्या? असल में क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ी हुई थी मैं, वहाँ पर हमारा ये जो था उस पे कढ़ाई और उन पे ज़्यादा जोर था, तो ड्राइंग पे इतना नहीं था। तो हमारी एक सिस्टर नई जब आई थी कॉन्वेंट में, उन्होंने कुछ मेरी छोटी बहन को इंट्रोड्यूस किए। वो लोग जो यंगर थे हमसे, उन्होंने ये पोस्टर कलर्स और कुछ इस तरह की उन्होंने नौयत ऑयल पेंट्स किए, तो वो मुझे तब बहुत इंट्रीग किया वो। और मेरे घर में एक पेंटिंग थी पुरानी मेरे कज़न की वाइफ की, उसको देख के मैंने बनानी शुरू की। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि मुझे ज़रा शौक़ इसका हो रहा है। फिर मैट्रिक के बाद मैंने उसको और परसू किया, उसके बाद फिर आ गए एनसीए किसी आ गए। लेकिन जो है ना, ड्राइंग बड़ा मुश्किल मजमून जी है। हाँ, उसको बाकायदा मुझसे बेहतर कौन जानता है। दो मज़ामीन में पास बड़ी मुश्किल से होता था, एक ड्राइंग थी और एक मैथमेटिक्स। ये बड़े मुश्किल मौसम है। मैंने जब भी सेब बनाया वो बत्तखी बनी, हमेशा ऐसा हुआ है। तो खैर, आपसे कुछ सुने ना। जी, मैं एक गज़ल के इब्तिदा, चूँकि गज़ल से मेरी हुई थी जी, तो मैं गज़ल के चंद शेर आपकी खिदमत पेश करूँगा। कभी सुराब कभी रेगे रायगां से हुआ, कभी सुराब कभी रेगे रायगां से हुआ, मुझे यकीन हमेशा किसी गुमां से हुआ। वाह 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 यार, क्या अच्छा मिसरा है, बहुत अच्छा मिसरा है। पड़ाव यूं ही किया मैंने निस्फ रस्ते में, नए सफ़र का तहैया नए मकान से हुआ। वाह, बहुत अच्छे। और बदल लिया था हवाओं से मैंने पानी को, बदल लिया था हवाओं से मैंने पानी को, बुलंद यूं ही मैं दरिया के दरमियां से हुआ। वाह 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 वाह। और मैं लौट आया ताक़ुब में नक्शे पा छोड़े, मैं लौट आया ताक़ुब में नक्शे पा छोड़े, तो हम कलाम कहीं जाके आसमां से हुआ। वाह 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 वाह, बहुत। मैं लौट आया ताक़ुब में नक्शे पा छोड़े, तो हम कलाम कहीं जाके आसमां से हुआ। वाह। और आखिरी शेर है, छुपा लिया था मुझे रात की कहानी ने, छुपा लिया था मुझे रात की कहानी ने, मैं बेनिशान मगर अपनी दास्तां से हुआ। वाह वाह, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छी। चलिए, आपको भी शायरी से कोई शगफ है? सुनने की हद तक है जी हाँ। अच्छा, मौसीकी से शगफ है? जी हाँ, सुनना चाहेंगे? जरूर इतनी टैलेंटेड सिंगर बैठी जी हैं। बिल्कुल। साइमा, किस चीज़ से आगाज़ करेंगी? जी सर, सबसे पहले आपको मुझे दिल से ना भुलाना, तो सबने बड़ी सुनी हुई है, वो आपको आपकी आवाज़ में सुनेंगे और अच्छा लगेगा। थैंक यू। मुझे दिल से
वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे गाया और हमारे प्रोग्राम का आगाज़ बहुत अच्छा हो चुका है। मेरा जी चाह रहा है आपसे थोड़ी सी बातें करें, कर सकते हैं? जी सर। अच्छा, इनसे तो हमने इनके बचपन के बारे में पूछ लिया, आप तो खुद अभी बचपन में हैं, तो आपसे क्या पूछना। मुझे ये बताएं कि गाना कैसे शुरू किया, किससे ट्रेनिंग हासिल की? सर सबसे पहले मैंने बेसिकली जो अब्बू से ही सीखा। अच्छा। क्योंकि म्यूज़िक की हाँ ना थोड़ी बहुत उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी। उसके बाद फिर उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ साहब के साथ बाकायदा उस्तादी शागिर्दी का एक जो होता है सिलसिला, उनसे फिर सीखती रही 2-4 साल। उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर मोहसिन रज़ा साहब जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और बड़े बड़े सिंगर्स को उन्होंने बहुत अच्छे मकाम तक पहुंचाया है, और फिर उनसे मैंने उस्तादी और शागिर्दी का एक सिलसिला जो था वो किया। फिर उनसे अब तक उन्हीं से सीख रही हूँ। इसके अलावा जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स जब काम के लिए बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं सीखने का अमल जो वो हमेशा चलता रहता है। सही। अच्छा, पहली बड़ी परफॉर्मेंस कौन सी थी? सर पहली बड़ी परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल में पीटीवी से मैंने स्टार्ट लिया था और बच्चों के प्रोग्राम से स्टार्ट लिया था, और फिर यहीं से मेरा सिलसिला एक मेरे लिए पीटीवी से बढ़ के और कोई नहीं था कि यहाँ से मुझे एक पहचान मिली है, यहाँ से मेरी आगे जो काम का एक सिलसिला चला है, तो इससे बढ़ के कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं मैं समझती। और मुझे याद है कि जब रात गए का पहला स्पेल हमने किया था तब भी आपको मेरे ख्याल में इस बात को 8 साल गुजर गए हैं, हाँ जी, तब भी आपको इनवाइट किया था, तब भी आप इतनी सी थी, है ना। लेकिन बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शीरी, ये बड़ा अहम सवाल है, ख़वातीन के लिए फ़ाइन आर्ट्स जैसा, पेंटिंग जैसा प्रोफेशन मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है घरेलू जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम एज सोसाइटी उनको सीरियस लेते हैं एज एन आर्टिस्ट? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने क्योंकि प्रोफेशनली और जगहों पे भी काम किया हुआ है, और घर से भी जो मेरी पहली की, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता रही थी ऑफसेट के, ज़िंदगी में एक ये स्ट्रगल मेरी बाद में शुरू हुई है, लेट शुरू हुई है, क्योंकि मैंने मास्टर्स भी अपना 15 साल के बाद, बैचलर्स के किया था बच्चों के बाद, और वो मेरे ख्याल में बहुत फीजिबल एनवायरनमेंट मिलना भी लकी एक वो होती है कि अगर मिल जाए तो आप वाकई में लकी हैं कि आप उसको फिर परसू कर सकते हैं, अगर ना मिले तो मुश्किल होता है। और इसको नॉन सीरियस तो वाकई काफ़ी समझा जाता है, मतलब अब्बू ने भी मुझे इजाज़त दी थी कि अगर आर्किटेक्चर में जाना है तो तुम एनसीए चली जाओ, वो तो मैं इधर उधर से हो के फिर फाइन आर्ट्स में किसी तरह आ गई, लेकिन वाकई में इतना अब वैसे थिंग्स हैव चेंज्ड। अच्छा, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिली आपको बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज? जी अब तो बिल्कुल मिली है, लेकिन वो जो शुरू का जो अरसा था जो मैं आपको बता रही हूँ वो मुझे नहीं मिली थी, इसमें इसीलिए इतना वैक्यूम भी था और गैप भी था। ठीक है, आपके जो हस्बैंड है वो भी फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं? जी हाँ, वो उनका अपना बैंड है, म्यूजिशियन भी हैं, ब्लूज़ बैंड है पहला पाकिस्तानी, और पढ़ाते भी हैं, और उनकी और भी मतलब कल्चरल अदाकारी भी समझ लें। जी हाँ, सारे शौहर करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, हम घरेलू नहीं, प्रोफेशनली भी थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, जी जी, संजीदा गुफ्तगू भी करनी चाहिए। नहीं, हरे जी क्या? अच्छा, नसरी नज़्म को एक ज़माने तक संजीदा नहीं लिया जाता था, जी जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हुई है। एक लोग ये कहा करते थे कि नसरी नज़्म अगर लिखनी है तो फिर नसर लिख लें, या बगैर मीटर के अगर कुछ लिखना है। फिर असातिज़ा ने ये बताया कि भाई नज़्म नसरी हो, मीटर उसमें भी होता है। आपका अब तवज्जो नसरी नज़्म की तरफ रही है, अब आप हमें बताएं कि असल मसला क्या है? असल मसला एक तो गुजरता हुआ वक्त है, वक्त के साथ साथ सब चीज़ें बदलती हैं। सही। और नसरी नज़म जब आई तो उस पर वाकई यही इल्ज़ाम था कि नसर लिख ली जाए, नज़म क्यों? हालांकि नसरी नज़म का जो विजन है वो पोइटिक है, वो नसर से ज़्यादा मुश्किल है लिखना। जब तक आपका स्ट्रॉन्ग पोइटिक विजन नहीं होगा आप नसरी नज़म नहीं लिख सकते। और फिर नसरी नज़म के लिए मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, दूसरे लोग इतफाक़ ना करें, कि नसरी नज़म लिखने के लिए आपको शायरी के तकाज़ों का पता होना लाजमी है। आपको शायरी पे अबूर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए शायरी क्या है। सही। और नसरी नज़म तो दुनिया भर में आपसे इंटरेक्शन का एक सिलसिला है, दुनिया भर की शायरी नसरी नज़म के ज़रिए आप तक पहुँच रही है।
और आपकी शायरी भी पहुंचेगी तो नसरी नज़म के जरिए दुनिया तक पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। सही। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है, इसलिए इसको तस्लीम कर लिया गया है बिलाखिर। ठीक है, लेकिन आपके ख्याल में, और मैं कोई शायरी का माहिर तो नहीं हूँ, कि वो रदीफ, काफिया, बहर, उससे एंटरटेनमेंट वैल्यू शेर की ज्यादा बढ़ जाती है? वो बढ़ जाती है, वो बाकी चूंकि हमारे लोग आदी हैं रिदम के। काफिया, रदीफ, बहर जो है वो एक रिदम का सिस्टम है। वो रिदम की वजह से चूंकि हम आदी हैं इसलिए हम उसके असीर हैं। हालांकि जो बात कहनी है, जो दिल से बात निकल रही है, वो आप पोएटिक विजन के साथ कहते हैं। रिदम का उसमें एक सानवी किरदार है मेरे ख्याल में। सही। अच्छा, अगर हमने नसरी नज़म पे इतनी बात की है तो नसरी नज़म सुनेंगे भी हम? जी जी बिल्कुल। ऐसे थोड़ी हम सिर्फ बातें थोड़ी करेंगे। जी जी हम सुनेंगे भी। मैं नसरी नज़म पेश करता हूँ। जी इरशाद। मैं ज़रा जी, गुज़श्ता रात का किस्सा। गुज़श्ता रात का किस्सा। गुज़श्ता रात मुझे इसलिए नहीं भूली कि हफ्स की शिद्दत से लफ्ज़ों के पर निकल आए थे। आहा। मेरी सरगोशी को सुई धागे के सामने से गुजारा गया। आहा। और मेरी उंगलियों को और मेरी खुद कलामी को महज इतनी अहमियत दी गई जितनी कैदियों वाली बंद गाड़ी की सलाखों में से नजर आने वाली उंगलियों को दी जाती है। सही। वाह। गुज़श्ता रात कहवा खानों में मसलहत अंगेज खामोशी के पुतले जलाए गए आहा। और उनकी राख दानश्वरों के सरों में डाली गई। वाह। नौजवानों ने अपनी डिग्रियां चैरिटी बॉक्स में डालकर सीटियां बजाईं और मतरूक नगमों की धुनों पर रक्स किया। सही। गुज़श्ता रात पिछले पहर की बारिश ने कब्रों की तावीज़ों को कुछ ऐसे धोया जैसे आंसू अंदर की तरफ गिरते हैं वाह। और बेनाम यादों को ताज़ा करते हैं। वाह। आज अलसुबह मैंने अखबार में छपी जराइम की खबरों को कमीज़ की पुश्त पर आवेज़ा किया ताकि सूरज की किरणों के रूबरू अमन व अमान की कसम खाकर बला तकसीर मारा जाऊं। वाह। मैं आधे दिन की नींद उन ख्वाबों के नाम करना चाहता हूं जिनको रुस्वा करने की करारदाद मेरे चुने हुए नुमाइंदे मंजूर करने वाले हैं। वाह। आज शाम मैं अपनी आंखें खुश्क होते हुए दरिया में डबो दूंगा और घरों को लौटते परिंदों से आने वाले दिन का रास्ता पूछूंगा। वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी नसरी नज़्म आपने सुनाई। इसकी दाद मैं नहीं दे सकता, इसकी दाद में वाह वाह नहीं कहना चाहिए, जाहिर है इसकी दाद में मौसीकी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्या ख्याल? बिस्मिल्लाह। क्या सुनाएंगी साइमा? सर मैं आपको वतन की मट्टी, नैयरा नूर जी का वतन की मट्टी गवाह रहना। जी बिस्मिल्लाह। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम तरह बना रहे, गवाह रहना। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना।
नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले साइमा मुमताज़ ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक मिली नगमा गाया और इस महफिल का सारा रंग ज़्यादा खूबसूरत कर दिया। बहुत शुक्रिया साइमा। आपकी इजाज़त से आपने मोहसिन रज़ा साहब का, जिनके पास इस रात गए का आज इंतज़ाम है और मौसीकी का सिलसिला सारा वो देख रहे हैं, उनका तारुफ़ कराया। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दोस्त म्यूज़िशियन हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनका तारुफ भी होना चाहिए। तारुफ फ़िलहाल इतना ही हो सकता है कि इनका नाम बताया जा सकता है, वरना ये अपनी ज़ात में ये सारे लोग इतने गुनी लोग हैं कि इनके साथ एक एक प्रोग्राम अलहदा हो सकता है। हमारे साथ अकॉर्डियन पे हैं एजाज़ हुसैन साहब, कीबोर्ड पे हैं शहजाद, ढोलक पे हैं फ़तेह अली, हारमोनियम पे हैं इफ्तिखार हुसैन, गिटार पे हैं इकबाल साहब, बांसुरी पे पाकर साहब और तबले पे सज्जाद साहब। आप लोग बजा रहे हैं तो ये महफिल इतनी खूबसूरत है और इतने ही खूबसूरत हमारे पास मेहमान मौजूद है। शीरी बानो साहिबा हमारे पास मौजूद है। देखिए, आर्टिस्ट का आर्ट भी इवॉल्व करता है। आप इब्तदा में जो चीज़ें लिखते हैं, पेंट करते हैं, वो कुछ अरसे के बाद आपको नहीं पसंद आती, फिर उसके बाद आपकी मश्क आपके काम को कहीं और ले जाती है। तो आप क्या समझती हैं, आपका आर्ट कहाँ तक इवॉल्व हुआ है? जी, इवॉल्व तो बिल्कुल करता है, क्योंकि वरना तो इंसान खुद स्टैटिक हो जाए। और शुरू में जो, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग में मेरी तरबियत हुई थी मेरे उस्ताद से, उस्ताद बशीर साहब से, तो वो एक अलग हमारी तैयारी और जिद्दत थी। और वो एक पूरा उस्ताद शागिर्द का जो एक, मेरे ख्याल में जो आजकल का ज़माने में ज़रा लैग करता है ये चीज़ें, वो हमने उस ज़माने में ज़्यादा की थी। अब खैर मैं ये कहूँगी कि टीचर्स में और स्टूडेंट्स दोनों में ही कुछ फ़र्क आ गया है। और उसके बाद फिर कुछ अपनी, ज़ाहिर है कि आप अपने आप या अपनी इन्वायरमेंट से आपको असरात आते हैं। तो मेरा जो भी बीच का काम था वो ज़्यादा वुमेन इश्यूज़ और थोड़े घरेलू इश्यूज़ इस टाइप के थे। लेकिन बाद में मुझे लगा कि इससे भी ज़्यादा बड़ी पिक्चर है, जो अगर हम इस रट में, अगर मेरे ख्याल में उससे बाहर निकल के देखें तो और बहुत बड़े मसाइल हैं। तो फिर वो काम मेरा एक और नौयत पे गया, जिस पे अभी मेरा लेटेस्ट सोलो शो भी था, जिसमें उसकी भी एक पूरी, एक जाहिर है कि एक इवॉल्वमेंट होती है। उसके बारे में बताएं ना, अपने सोलो शो के बारे में। जैसे आपने रंगों की बात की थी, तो रंग तो खैर है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये कि अब रंगों की नौयत एक और अंदाज से असरअंदाज की मेरे काम में, जिसकी और बहुत सी लेयर्स हैं और बहुत से उसके माने हैं। फिर उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स आनी शुरू हुई, जो कि बेसिकली इंस्पायर्ड थी इस्लामिक ज्योमेट्री से। देखने में वो रंग और स्पेसेस लग रही थी, लेकिन चूँकि कायनात में इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है और उसकी बहुत सी, आई थिंक, लेयर्स हैं, जो जितना उसको प्रोब करें उतना वो निकलता चला आता है कि इसके अब माने क्या हैं। क्योंकि अब तक लोग जो कुछ डिसाइफर कर चुके हैं, मेरे ख्याल में उनको तो कुछ मालूम है, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी तक यहाँ नहीं हुई हैं। सही। तो बस हमारी भी ऐसे ही स्ट्रगल है कि हम कुछ भी सीख लें। हाँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा होता है, जो आर्टिस्ट को इवॉल्व करना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैंने एक कहानी लिखी बचपन में, मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, वो उस वक्त मुझे बहुत बुरी लगी, वो मुझे अब भी बड़ी बुरी लगी। तो मैंने कोई इतना इम्प्रूव नहीं किया। टेलीफोन कॉल्स का भी सिलसिला जारी है। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कुछ ऑडियो का मसला है, और तो बाद में कॉल ले लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जाहिद साहब, आपसे क्या बात की जाए, आप खुद ही बता दें। देखिए, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उसके बड़े शेड्स हैं। नस्री नज़्म के हवाले से बात हो सकती है, आपने गज़ल पे जो काम किया, नज़्म पे जो काम किया, छोटी छोटी नज़में जो आपकी किताब है उस पर बात हो सकती है। लेकिन जो एक मेरी दिलचस्पी का, बहुत दिलचस्पी का काम आपने किया, वो फ़िकाहिया नस्र के हवाले से, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी को इस वक्त मज़ा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितनी संजीदगी और जितनी यबूसत, मैं कहूँगा उसे संजीदगी से भी आगे की चीज़ है जो तारी है, उसको तोड़ने के लिए मज़ा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है ये और बात। इसके लिए ज़्यादा लोगों को लिखना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि बहुत कम लोग मज़ा लिख रहे हैं। असल में इसलिए कि लोग ये नहीं समझते कि मज़ा लिखना संजीदा काम है।
इसलिए कि वो नहीं, एक और भी वजह है कि लोग अपने आप पे हंसना भूल गए हैं। सही। मैंने जो लिखा है मजाक, मेरा सब्जेक्ट वही लोग हैं जो मुस्कुराना भूल बैठे हैं। बहुत कहका तो बात की बात है, मुस्कुराना जो भूल बैठे हैं। मैंने कॉलम भी लिखता हूँ अखबार में, तो लाइट प्रोज, मेरा एक कॉलमों का मजमुआ कहा सुना माफ लाइट प्रोज के कॉलमों पर मुश्तमिल था। और अभी हाल ही में मेरी किताब एक आई है तज़हीकुल लुगात, जो खालिसन मजाक की है। उसमें मैंने शौरी तौर पे ये थोड़ी सी एफर्ट भी की कि लफ्ज़ लुगत में से लेके और जो 15, 20, 25 साल में लफ्ज़ों के साथ बीती है, जो मानी तब्दील हुए हैं, उसे मैंने रेडिक्यूल करके वो जो नेगेटिव चीज़ें थी तो उस मजाक क्रिएट किया है। तो वो किताब बड़ी पॉपुलर हुई है, मुझे बहुत उसका फीडबैक मिला। अच्छा, मज़ा का फुकदान बहुत है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक आप दोनों से ये सवाल हो सकता है, आप पढ़ाती भी हैं श्रीमान, कि जिस तरह का मज़ा अब क्रिएट होना शुरू हो गया ना, कि मतलब किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे जोक्स तो कोई मुनासिब मजा नहीं हो, नहीं मजा तो है जो ही। जबकि इंटेलिजेंट ह्यूमर बिल्कुल कुछ और था। और हमारे पास मिसालें हैं अब शायरी में भी, नस्र में भी, मुश्ताक यूसुफी, इब्ने इंशा, पतरस बुखारी, सैयद मोहम्मद जाफरी, सैयद जमीर जाफरी, नज़ीर अहमद शेख, मजीद लाहौरी, ये कितने बड़े बड़े लोग थे। तो ये आप अनवर मसूद साहब का नाम भूल गए। मेरे वालिद साहब है ना, मैं अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो सोसाइटीज में मज़ा का फुकदान पैदा होता है तो उसकी वजूहात क्या होती है? लोग हंसना भूल गए हैं या हंसना नहीं चाहते? सोसाइटी में जो स्ट्रेस आया है पिछले 15-20 साल में, आपने देखा होगा कि सोसाइटी के मायारात बदल गए हैं। एक ज़माने में सोसाइटी के हीरो, पोएट और गुलकार और आर्टिस्ट हुआ करते थे, अब वो नहीं है। अब सोसाइटी के हीरो पैसे वाला है, ये फ़र्क पड़ा है। उस वजह से स्ट्रेस आ गया सोसाइटी पे। क्यों? वो इसलिए कि सोसाइटी उसके साथ नेचुरल ग्रो नहीं किया सोसाइटी ने। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, इस बात को मुख्तलिफ तरीके से कहूँ कि हमारे शायर, अदीब, मौसीकार, गुलकार और पेंटर ने सोसाइटी के साथ ग्रो नहीं किया, तो शायद मैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो क्या वो सोसाइटी की रफ्तार के साथ तब्दील हुए या नहीं? हुए, बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। वो उन्होंने तो अपना रोल किया है, लेकिन जो सरमाए की ज्यादा आई है सोसाइटी में, उसने मयारात बदल दिए हैं। अब सोसाइटी का हीरो पैसे वाला आदमी है, ये नहीं देखा जाता कि पैसा कैसे कमाया गया। ये सबसे बड़ी, एक जमाने में इज्जतदार लोग और सरमाया वाले लोगों में फर्क हुआ करता था। इज्जतदार वो लोग होते थे जो अपनी जाती सलाहियतों से सामने आते थे, और सरमाएदार भी बहरहाल इज्जत वाले लोग थे। उन्होंने भी मेहनत करके कमाया था, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है कुछ मसला हुआ है बीच में जिसकी वजह से सारे मायारात बदले। ठीक है। अच्छा शीरी, आप पढ़ाती हैं स्टूडेंट्स को, मुझे ये अंदाज़ा है कुछ यूनिवर्सिटियों में जाने का इत्तेफाक हुआ, जो आजकल के बच्चे हैं ना, और आप पढ़ाती हैं आर्टिस्टों को, आर्टिस्टों के साथ रब्ता रहता है, उनके जो जोक्स हैं वो इंटेलिजेंट ह्यूमर में नहीं आते, वो वायलेंट किस्म के जोक्स। डू यू एग्री विद दैट? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे तो अपने बहुत साथ के लोग, इवन माय क्लास फेलोज, उन्होंने एनसीए में बड़ी सोसाइटीज़ नई नई खोली थी, और वो जो अब तक उनके नाम से कायम हैं, और ह्यूमर में उन लोगों का आजकल टीवी पे नाम है। और मुझे लगता है कि सटलिटी और वो आप जो बात कह रहे हैं वो जाहिर है थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन मज़ा का पहलू आर्टिस्ट में विटीपन मुझे लगता है कि काफ़ी होता है, और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स भी हमारे कॉलेज के लोगों ने किए हुए हैं, बहुत अच्छे इसमें। अच्छा, ह्यूमर जो है ना वो हर सेहतमंद आदमी, आर्टिस्ट की ज़िंदगी का बुनियादी जुज़्व है। और ये जितने हमारे सीरियस राइटर्स हैं ना, जिसमें अहमद फराज, मुनीर नियाज़, लोग थे, ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर, जो कि जाहिर है उस तरह सामने नहीं आता, लेकिन ऐसे लोगों को मज़ा लिखना चाहिए। जो आजकल बाज़ का टेलीविज़न पे हम देखते हैं ना, वो बड़ी कभी शक्ल है मज़ा की। जी, इतनी पक्की पक्की बातें करने के बाद हमको गाना ना सुन? गाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास वो तज़हीकुल लुगात होती तो मैं उसमें से कोई पैराग्राफ इसको लाइट करने के लिए सुनाता, लेकिन गाना मेरा करे जाता। चले ठीक है साहब, क्या सुनाएंगी आप? मैं आपको मोहसिन रज़ा की कंपोज की हुई गज़ल और जावेद कुरैशी साहब की लिखी हुई, और स्पेशली मैंने ही गाई है,
तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे बड़े असातिज़ा का हम कलाम पढ़ भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं अपनी भी कोई चीज़ आपकी नज़र करूँ। और इस गज़ल के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये जावेद कुरैशी साहब ने अपने लास्ट डेज़ में लिखी थी, और उन्होंने मुझे स्पेशली ये कहा था कि तुम गज़ल गाओ। और उस टाइम मुझे गज़ल से इतनी पता ही नहीं था कि गज़ल किस तरह गाई जाती थी। सुनती तो ज़रूर थी, लेकिन पता नहीं था कि गाना किस तरह है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। मोहसिन रज़ा साहब ने मुझे गज़ल सिखाई गाने के लिए, और फिर जावेद कुरैशी साहब ने काफ़ी मेरी करेक्शन भी की कि इस तरह नहीं, इस तरह करो, इसको इस तरह नहीं, इस तरह करो। तो उनका नाम इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका नाम भी आपको बताऊँ कि जी उनकी गज़ल मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी, बिस्मिल्लाह।
सजदे से ना उठे दुआ करके, सजदे से ना उठे दुआ करके, बात भी खोए इल्तिजा करके, चुप अगर थे भरम तो कायम था, चुप अगर थे भरम तो जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन सजी हुई है, बड़े अच्छे हमारे मेहमान हैं। मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह की लाइव ट्रांसमिशन जिसमें लाइव म्यूज़िक हो और 2-2 घंटे तक मुसलसल ये ट्रांसमिशन हो, इसमें सिर्फ जो लोग स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं उनका किरदार नहीं होता, और भी बहुत से लोग होते हैं जो पसे पर्दा इस ट्रांसमिशन को कामयाब बना रहे होते हैं, खूबसूरत बना रहे होते हैं। हमारे जो कैमरामैन हैं बड़ी मेहनत से वो काम करते हैं और हम लोग किसी स्टेज पे रिलैक्स हो सकते हैं। उनको थ्रू आउट 2 घंटे अटेंटिव रहना है और उन्होंने कैमरे के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी का इजहार करना है। इसी तरह हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा और ज़रूर जिक्र करना चाहिए ऐसे लोगों का जो पसे पर्दा है। मोहसिन अली दाइम हैं, उज़मा खुर्शीद हैं, ये जो चेहरे खूबसूरत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, मैं अपना नहीं जिक्र कर रहा, मेहमानों की बात कर रहा हूँ, तो ये जो हैं उनका कमाल होता है और बड़े ही ये टैलेंटेड लोग हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। हमारे पास पेंटर भी हैं और शायर भी हैं। अभी जो शीरीं बानो ने गुफ्तगू में अपने उस्ताद का जिक्र किया, बशीर अहमद साहब का, इतना बड़ा कैरेक्टर है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके बारे में मुझे भी और लोगों को भी कुछ तफसील से बताइए। जी, बशीर अहमद साहब हैं हमारे उस्ताद। अब तो जाहिर है कि वो रिटायर हो गए, लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उनके भी सोलो एग्ज़िबिशन भी थी, उनकी तो खैर काम और एग्ज़िबिशंस और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो तो मेरे ख़्याल में कितनी भी मैप की जाए वो कम ही होगी। और जो सबसे अच्छी बशीर साहब की बात थी कि वो बड़ा ओन करते थे हम लोगों को, और हमारा जो बैच था वो मिनिएचर में बड़े अरसे के बाद, वरना 2, 3, 4 ऐसे स्टूडेंट्स होते थे, हम 7 स्टूडेंट्स आए थे और उस ज़माने में बड़ी मिनिएचर की हाइप भी हुई थी। और बड़ी बशीर साहब की हर एक से 1 to 1 उनकी एक रिलेशनशिप होती थी। उनको हर एक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हर एक का कि ये कहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं, उन सब को वो लेकर चलते थे। और उसमें ये था कि शुरू में उन्होंने हमें बहुत रिगरस, जो टिपिकल मिनिएचर की फॉर्मल ट्रेनिंग है वो हमें करवाई है। मतलब अगर मैं मिसाल दूं कि हमें 2 पेंटिंग्स इनिशियल जो उन्होंने कही थी, कॉपी वर्क्स होते थे, क्योंकि हम सीखते थे कि आपने जो पिछले उस्तादों ने काम किया है वो उसको देखकर आपने सीखना होता था। तो जब सर के पास में लेके जाती तो वो कहते होर कर काकी, होर कर काकी, तो समझ ही नहीं आता था कि ये होर कर क्या है। फिर आहिस्ता 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 जब उन्होंने इतना हमें सिखाया, उसको पर्दाख्त कहते हैं, कि गुलहरी के दुम से ये बिल्कुल बारीक कलम बनता है और सारा का सारा जितना ये ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उनकी बेसिक सारी ट्रेनिंग तकरीबन एक ही है। तो मिनिएचर में भी उसी तरह है कि हम किसी भी स्टेप को ओमिट नहीं कर सकते थे। उसमें फिर वो जब उन्होंने दिखा दिखा के कर 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 सिखाया तो फिर पता लगा कि अच्छा ये एक्चुअली रिजल्ट वो चाह रहे हैं। ठीक। बाकी बाद में फिर वो आप देखते हैं कि किधर क्या नौयत है और उसके हिसाब से हर एक का उन्होंने थीसिस वर्क, सबका फ़र्क था, डिफरेंट था। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस माशरे में जिनकी ड्राइंग मेरे जैसी तो और ना ही सब्जेक्ट पे उन्हें किसी किस्म की दस्तरस है। मिनिएचर पेंटिंग का नाम हम बहुत सुनते हैं, लेकिन
बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये किस फॉर्म को कहते हैं, कैसे ये तख्लीक होती है, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, उस बारे में हमें कुछ बताइए। मिनिएचर में अक्सर वैसे हमारे एक और उस्ताद हैं, उस्ताद सईद अख्तर साहब, उनको भी कौन नहीं जानता, सब उनको जानते हैं। वो बड़ा मजाक उड़ाते थे जब आते थे, कहते थे कि ये तुम लोगों को तो ड्राइंग ही नहीं आती, और बाकी सही भी कहते थे हम लोगों को तो शायद नहीं आती। लेकिन बशीर साहब का ये कमाल था कि उन्होंने हमें ड्राइंग सिखाई भी थी। ठीक। और इसमें क्योंकि थोड़ा सा 2 डायमेंशनल होता है, और जो आपका पर्सपेक्टिव होता है वो या बर्ड्स आई व्यू या वर्म आई व्यू और उस तरह का दिखाया जाता है। और इसमें फ्लैट कलर्स, और फिर जो आपको मैं पर्दाख्त का बता रही थी, बिल्टअप, उसमें डिफरेंट स्कूल्स हैं इसके। लेकिन ओपेक इसकी जो पेंटिंग होती है वो ओपेक में गदरंग कही जाती है। अगर आपने वैसे सिर्फ एक रंग से कराना है तो वो स्याह कलम होता है। मगर बेसिकली जो है वो जितनी ट्रेडिशनल आर्ट्स की जितनी भी आप समझे रुझान है, वो सब अल्लाह की तरफ कहीं ना कहीं से जा रहा होता है। सही। तो इसका ये है। बाकी ये कि वसली जिस पे हम पेंट करते हैं वो भी खुद बनाते हैं, 4 लेयर्स जोड़ के लई लगाकर, फिर उसको पूरा एक मजदूर की तरह उसको पूरा का पूरा हमें बर्निश करना होता था। फिर कलम खुद बनाने होते थे। गुलहरी एक मिलना काफी अजाब होता था हमारे लिए, और मिल भी जाए तो पकड़ना तो नहीं, बहुत वो ही बड़ा एक ऑर्डील थी। वो हम लोगों से इधर दे दो, उधर से दे लो, किसी से ना कुछ मांग तांग के ही गुजारा हो रहा होता था। गुलेरिया मांगते थे आप लोग? हम जी मैं मुझे तो आज तक नहीं मिली तो मांग के ही गुजारा करते थे। वरना लॉरेंस के जो ये थे माली, उन लोगों से कहना पड़ता था। हाँ हाँ। तो ये वैसे तो खैर बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में इसकी तो जितनी भी आप बात करें में कम होगी, मिनिएचर की और जितनी भी ट्रेडिशनल आर्ट्स की हैं। ठीक है। एक बड़ा आम सा आमियाना सा जो सवाल आपसे सबसे पहले पूछा जाता होगा, वो देयर इज अ रीजन, मैं उस वजह से पूछना चाहता हूँ, व्हाट्स योर फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर? यस। मेरे फेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि एक कलर सारी ज़िंदगी स्टिक कर जाए। ऑरेंज एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था और खुद पहन भी रही थी, ना चाहते हुए भी कुछ बन रहे थे। अब वाइट से एकदम से आ गए, तो वैसे रंग वैसे ही बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, देयर इज नो परमानेंट फेवरेट कलर? नॉट रियली। ठीक है। जाहिद साहब जी, हमने बशीर साहब की बात की, बहुत बड़ा नाम है आपका। एक अरसा लाहौर में गुजरा और शेर व शायरी से आपका जितना तवाना ताल्लुक़ है, बहुत सारे मशाहिर से मुलाकात हुई। जी, बहुत लोग। हम उनके बारे में नई नस्ल को बताना चाहते हैं, तो कोई किस्सा, कोई वाक़या? पहले तो मैं एक इब्तदाई किस्सा जो बचपन में मुझे याद है अब तक, क्योंकि वज़ीराबाद में शायरों के घरों में मुशायरे होते थे और बाद शायरों के घर में जगह नहीं होती थी। तो एक शायर साहब ने ईदगाह के अंदर मुशायरा अरेंज कर दिया। दरमियान में गैस चल रहा है, इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं। सही। तो चौकीदार जो था पठान, वो आ गया थोड़ी देर बाद कि खोचा ये क्या हो रहा है। अच्छा। उसे बताया कि जी ये मुशायरा हो रहा है। उसने पूछा कि मुशायरा क्या होता है। हाँ। उसे बताया कि ये शायर लोग हैं और शेर पढ़ते हैं और ये मुशायरा इसको ही कहते हैं। अच्छा, वो चला गया लाठी टेकता हुआ, बजाता हुआ। उसने कहा ठीक है करो। मैंने समझा शायद जुआ हो रहा है। वो वीरान सी जगह थी। ठीक है। तो लेकिन लाहौर में जब आए तो यहाँ तो बहुत एक पूरा सिस्टम था, बड़े बड़े लोग थे। अहमदीन कासमी थे जो एक फ़नून अदारा चलाते थे। इसके अलावा मुनीर नियाजी थे, अनीस नागी थे, इंतज़ार हुसैन थे। ये सब लोग पाक टी हाउस में हबीब जालब साहब थे। जी। मैं लॉ कॉलेज में जब आया तो हॉस्टल मेरा टी हाउस के पास था, तो मैं 3 बजे चला जाता तो जालब साहब आ गए होते थे 3 बजे। ठीक। तो इन लोगों से वहाँ बहुत मुलाकातें रहीं। मुनीर नियाज़ी साहब बहुत विटी आदमी, बेपनाह। लेकिन उसके साथ साथ वो पुरस्कार भी बहुत थे। हाँ। मुशायरा गुजरात में था तो हम गए, तो वो डीसी साहब हमारे दोस्त ही थे, उन्होंने मुशायरा अरेंज कराया। तो उन्होंने अपने घर खाने में दावत रखी, तो इनकी जेब बड़ी भारी मुझे मालूम हुई। तो मैंने कहा अपनी जेब में क्या डाला हुआ है, कोई बहुत ज्यादा पैसे लेके आए आप? तो उन्होंने निकाल तो पिस्तौल निकाल के रख दिया। तो कहते हैं कि मैं बहुत दूर एक इलाके में रहता हूँ जहाँ पे बहुत वीरानी है, तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए पिस्तौल भी रखा हुआ। मैंने कहा ये तो सुना था कि पठान जो है वो वली अल्लाह भी हो तो हवाई फायरिंग से बाज नहीं आता।
लेकिन मुनीर साहब का क्या सेंस ऑफ ह्यूमर था, मुझे किसी नहीं, ने उनके जुमले जो हैं अब तक वो गर्दिश करते किसी ने हैं। मुझे वो और वाकया सुनाया कि मुनीर साहब के घर से ना सांप निकला है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो वो मुनीर साहब शायर आदमी, वो बता रहे हैं लोगों को कि भाई देखें कितना खूबसूरत सांप, पीला और लाल रंग, लहराता हुआ झूमता झामता जा रहा है। फिर अपनी बीवी की तरफ कहते हैं कि इसने उसे मार दिया। तो किसी ने पूछा कि इन्होंने क्यों मार दिया? कहते हैं ये कहती है एक घर में एक ही रह सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत लेकिन क्या आदमी, कमाल बहुत सेंस जबरदस्त। बहुत अपने ऊपर हंसने का। फराज साहब का कितना जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था, अहमद फराज का। अहमद फराज भी बहुत माशाल्लाह लतीफे, उनके पास बैठ जाते थे तो पता नहीं, वक्त का पता नहीं चलता था। बहुत कितने बहुत वो- बेटी आदमी थे। और दुख तो करीब ही नहीं आता था ना उनकी अच्छा, महफिल किसी के पास। मुशायरे का कोई वाकया जहन में है? मुशायरे तो बहुत होते रहे हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान में मुशायरे चलते रहे हैं। बाहर भी, अभी मैं सिडनी गया था तो वहाँ मेलबर्न में भी एक मुशायरा हुआ, एक सिडनी में हुआ। अब मैं 11 को कनाडा, एक टोरंटो में मुशायरे के लिए जा रहा हूँ। तो मुशायरों में वाकयात बहुत से होते हैं, लेकिन हिफ्ज़े मरातब की लड़ाई जो है वो मुझे नहीं भूलती। मेरा ख्याल में गुफ्तगू उस मकाम पर आ गई है कि जहाँ गुफ्तगू से अब मौसीकी की तरफ चलना चाहिए। साइमा, क्या सुनाएंगी आप? मैं आपको मोहसिन रजा की कंपोज की हुई धुन जो सबने बहुत सुनी हुई है, अल्लाह मेरे पाकिस्तान को फूलों से महकाए रखे। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को फूलों से महकाए रखना। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को फूलों से महकाए रखना। हर धड़कन में अरमानों का, हर धड़कन में अरमानों का रंग सजाए रखना।
बहुत अच्छे साहिबा, बहुत अच्छा आपने गाया। मैं ये शीरी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन में भी हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी डील करती हैं और वो फ्यूचर के बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्टों को इस एज में कंट्रोल करना, उनसे बात करना, उन्हें कोई चीज़ समझाना, डिसिप्लिन करना मस्ट बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक्चुअली अब तो चूंकि मैं मास्टर्स प्रोग्राम की कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, तो उसमें एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स से जो है वो हमारी ये होती है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश आर्टिस्ट, और जब वो आते हैं तो हमारा उनको बैचलर्स का स्टूडेंट्स जो एक ए लेवल या FA करके आया हुआ होता है, उससे ट्रीटमेंट बिल्कुल फ़र्क होता है। उसको हम एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही ले रहे होते हैं। सही। मगर वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट्स होते नॉन सीरियस हैं, तो कभी जब इस तरह की जब मुझे करनी पड़ती है ना बातचीत, तो मेरे बड़ा बोझ पड़ता है तबीयत पे कि यार आप लोगों को ऐसे करना नहीं चाहिए। याद नहीं आता कि जब आप स्टूडेंट थी तो आप भी नॉन सीरियस थी? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थी असल में नॉन कैसे हो? सीरियस नहीं थी ना मैं, अब क्या करूं? लेकिन स्टूडेंट का मतलब ही है कि शरारत करनी है उसने क्लास में। हाँ, पता नहीं कुछ हम इस तरह के थे नहीं, मेरे साथ वाले बहुत थे, उसमें कोई शक नहीं है, और उनसे फिर खबरें भी मिलती थी। अच्छा। कि क्या इधर उधर हो रहा है, मगर क्योंकि आर्टिस्टों को डिसिप्लिन करना नहीं बड़ा है मुश्किल। मैं आपको PTV का एक किस्सा सुनाता हूँ। यहाँ पे जनरल मैनेजर आई मुनीजा हाशमी, और मुनीजा को हम जानते हैं, शी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, डिसिप्लिन कमाल का, वो तगड़ी खातून। वो आई, उन्होंने कहा ये लाहौर TV का क्या हाल किया हुआ है इन्होंने, सारी दीवारें शिवारें पेंट करा दी, कैंटीन के बर्तन साफ सुथरे। उन्होंने कहा कोई मुझे ये जूतियां पहन के इस तरह खुले गिरेबान के साथ कोई मुझे इस तरह का आर्टिस्ट नजर ना आए। तो सख्त खातून थी, लोगों ने बात में, हमारे एक हारमोनियम पे होते हैं और कीबोर्ड पे भी ताहिर साहब, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगले दिन ये अहकामात दे के मुनीजा चली गई, चीज़ें ठीक हो गई। अगले दिन ताहिर साहब आ रहे हैं, वही चप्पल पहनी है, गिरेबान खुला हुआ है। तो मुनीजा उधर से आ गई, उन्होंने कहा तुम आर्टिस्ट हो? कहता है ऐसा। अच्छा, जो आपकी किताब है जाहिद साहब, मुख्तसर नज़मों वाली, छोटी छोटी नज़म। हाँ, तो वो मतलब बड़ी बड़ी नज़में क्यों नहीं लिखी आपने? वो एक तो मैंने नुक्ता नज़र है, ये मेरे नवासों के नाम है जो बहुत छोटे हैं अभी, उनके नाम मैंने किए है, और मैंने ये बड़े भी होना है। नहीं होंगे, हाँ। लेकिन मैं नई नस्ल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि बहुत सी हम 70-80 की दहाई के जो लोग थे, शायर थे, बहुत सी इमेजनी, बहुत से इस्तारे जो है उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं है। मतलब चिराग, बाम, चाहे जख्म, दर्द लादवा, इस किस्म की चीज़ें उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं। उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उनके हवाले से हमें उनसे डायलॉग करना है। मेरा ख्याल है कि नई नस्ल को आप इन्वॉल्व करेंगे उनकी ज़ुबान में, सही, थोड़ा सा चेंज करना होगा एटीट्यूड को भी और परसेप्शन को भी, और उनके साथ बात करेंगे। ये नज़में शॉर्ट पोएम्स हैं, एक एक सफ़े की चंद लाइनों की नज़में हैं, लेकिन इनके जो सारे मसाइल हैं वो नई नस्ल के मसाइल हैं, और उस हवाले से ये नज़में हैं सारी, इसलिए इनको मैंने छोटी छोटी नज़में और नई नस्ल के नाम किया है। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी नज़म सुना दें। मैं एक नज़म पेश करता हूँ, उसमें खुद कुछ हमलों के बाद ये सवाल अहम है, ये उन्वान है। अच्छा। शायर सारे दानश्वर हैं, दानश्वर लिबरल हैं, इंसानियत की कस्में खा खा थक जाते हैं, सही, लेकिन इनका सारा लिखा, इनकी सारी दानिश खुद कुछ हमला आवर पर असर नहीं करती है। वाह 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 वाह। और मैं आपको बताऊं, ये छोटी छोटी नज़में नहीं है, ये बड़ी बड़ी नज़में हैं, बहुत ज़बरदस्त पैगाम है। और इससे पहले कि गुफ्तगू मज़ीद संजीदा हो जाए, और होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे बाद आपने मौसीकी की तरफ जाना होता है, इसलिए संजीदगी के इल्जाम। अच्छा चले, मैं नहीं जाता, आप बताएं क्या हाल चाल है, और सुनाएं, घर बार खैरियत है? नहीं, तो छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल? नहीं बिल्कुल ठीक है। जी साहिबा, क्या सुनाएंगे? जी सर, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू, एम अशरफ साहब की कंपोज की है।
खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं। लबों पे नगमे मचल रहे हैं। नजर से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। मेरे ख़यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं। लबों पे नगमे मचल रहे हैं। नजर से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। सदा जो दिल से निकल रही है वो शेरो नगमों में ढल रही है। सदा जो दिल से निकल रही है वो शेरो नगमों में ढल रही है। कि दिल के आंगन में जैसे कोई गजल की झांझर झनक
जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। कुछ अरसे से हमने इस ट्रांसमिशन में एक नया सेगमेंट ऐड किया है और वो ये है कि तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, जिद्दोजहद पाकिस्तान के हवाले से उस ज़माने में जो लिटरेचर छपा या उसके बाद उसका कोई इक़्तिबास और उसकी नरेशन हम आपको इस प्रोग्राम में सुनाते हैं। इसरार चिश्ती साहब हमारे नरेटर हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ में वो आपको मुख्तलिफ नसर के टुकड़े सुनाते हैं। आज जो नसर का टुकड़ा उनके पास है ये अशफाक अहमद की किताब सुबहाने अफसाने में से एक अफसाना है। अफसाने का नाम है अम्मा सरकार बेगम। इसरार चिश्ती के पास चलते हैं, देखते हैं वो किस तरह इस पैरे को अदा करते हैं। जी इसरार भाई। बहुत शुक्रिया अमार भाई। अम्मा सरदार बेगम में से एक इक़्तिबास है। खाने पीने के मामले में अम्मा का दस्तूर निराला था। जब घर के सब लोग, नौकर चाकर, मेहमान और कभी कभी आने वाले फकीर भी खा चुकते तो अम्मा की बारी आती। पहले तो देगचों में आधा चप्पा रोटी फेर कर उन्हें दरो तह जाम से लथेड़ती, फिर उन्हें नींबू या आम के अचार से खाती और साथ धनिया घोलू चटनी में उंगली डबो डबो कर लुकमे के साथ साथ चाटती जाती। इस वक्त अम्मा चंद ऐसी नामालूम बीमारियों में मुब्तला थी जिनके इलाज दरियाफ्त ही नहीं हुए थे। मसलन फल खाकर उनके मैदे में जलन होने लगती थी, मिठाई खाने से उनकी आंखें सूज जाती और पत्ती उछलने लगती, दूध पीने से सरदर्द शुरू हो जाता और पुलाव कबाब खाने से तनफ्फुस में तेजी आ जाती। एक मरतबा उन्होंने पराठे के साथ भुना गोश्त खा लिया तो मरते मरते बची। ठंडा शरबत, गर्म चाय, आइसक्रीम और फालूदा खाने से उनकी अंतड़ियों में सुद्दे बढ़ जाते थे और मुरब्बा खाने से उनकी निगाह कमजोर हो जाती थी। हमने सारी जिंदगी इनको कभी ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते तो नहीं देखा, लेकिन उनके बयाने हल्फी पर यकीन किया। अगर वो ऐसी बेइत्तेदाली करेंगी तो यकीनन इन खौफनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाए। अम्मा को बासी खाने, पुराने साग, उतरे हुए अचार और अध खाई रोटियां बहुत पसंद थी। दरअसल वो रिज़्क़ की बहुत कदरदान थी, शाही दस्तरखान की भूखी नहीं थी। मेरी छोटी आपा कई मरतबा खौफजदा ऊंची आवाज में चीखा करती, अम्मा हलीम ना खाओ, फूल गया है, बुलबुले उठ रहे हैं, ये टुकड़ा फेंक दें अम्मा, सारा जला हुआ है, इस सालन को मत खाएं, खट्टी बू आ रही है, ये अमरूद हमने फेंक दिए थे, इनमें से कीड़ा निकला था, लुकमा जमीन से ना उठाएं, इसमें जरासीम चिमट गए हैं, इस कटोरे में ना पिए, इसे बाहर भेजा था। लेकिन अम्मा छोटी आपा की खौफनाक ललकारों की परवाह किए बगैर मजे से खाती चली जाती। चूंकि वो तालीम याफ्ता नहीं थी इसलिए जरासीमों से नहीं डरती थी, सिर्फ खुदा से डरती थी। औलाद के बारे में मेरी अम्मा का रवैया बिल्कुल देहाती माओ जैसा था। वो जब भी अपने बच्चों को दुआ देती सबसे पहले कुल दुनिया की खैर मांगती, इसके बाद दुनिया भर के बच्चों की, फिर उनके तुफैल अपने बच्चों की सेहत सलामती और दीनों दुनिया में सुर्खरुई की तलबगार होती। मैंने उनको बड़े बड़े सानेहो, बड़ी से बड़ी उस्ताद में कभी घबराए हुए या भराए हुए नहीं देखा, लेकिन जब कभी बदकिस्मती से उन्हें पुलिस की वो वैन नजर आ जाती जिसमें कैदी जेल से कचहरी लाए जाते थे तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता। वो कैदियों को मुजरिमों या मुल्ज़िमों के भेस में नहीं देखती थी, बल्कि माओ के बेटों के रूप में देखती थी। हाथ बांधकर और चेहरा ऊपर उठाकर इस तरह इल्तिजा किए जाती कि या अल्लाह इनको माफ कर दे, इनको आज़ाद कर दे, इनको अपने माँ बाप और बहन भाइयों से मिला दे। अम्मा के साथ कभी बाहर जाते तो ऐसी वैन का मिल जाना हम सब के लिए सुहाने रूह बन जाता और हमारी कोशिश ये होती थी कि इस वैन को आते देखकर किसी बगली गली या मुल्हिका इलाके से निकल जाएं ताकि अम्मा की इस पर नजर न पड़े। जब मैं FSC में दाखिल हुआ और मैंने दरसी किताबों के अलावा लाइब्रेरी और दूसरी गैर निसाबी किताबों का मुताला शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि अम्मा में कम इल्मी के बावजूद कुछ खूबियां मौजूद हैं जो आम लोगों को नजर नहीं आती। लेकिन जब मैं इन खूबियों को तलाश करने बैठा तो मुझे सिर्फ 2-3 खूबियां नजर आईं। अम्मा को अपना आप, अपनी खूबियां, अपने काम और अपनी मेहरबानियां छुपाने का ऐसा ढंग आता था कि वो मोटी होकर भी बैकग्राउंड के अंदर जिंदगी बसर करती थी। किसी को पता चल जाए
कोई जान ना ले, किसी को मालूम ना हो जाए। ये काम अम्मा सरदार बेगम ने किया है और अपनी कला जगाने के लिए किया है। एक मरतबा जब मैंने उनसे पूछा, आप अपनी शादी पर तो तवज्जो का मरकज जरूर बनी होंगी, तो उन्होंने कहा, मेरी शादी दरअसल मेरी शादी नहीं थी, वो ताज बीबी की शादी थी। उस शादी में मेरे घर वालों ने भी मुझे साथ बिठा दिया और तुम्हारे अब्बा से मेरा निकाह हो गया। असल में वो शादी मेरी फुफोजाद बहन ताज बीबी की शादी थी और चूंकि असल दुल्हन वो थी इसलिए सबकी तवज्जो उस पर थी। मेरी शादी तो बस मेरी फुफो ने मेरे वालिदैन से ये कहकर निपटा दी कि सरदार बेगम का फाहा भी साथ ही काट दो, फिर कहां लोग बार बार आते फिरेंगे। शुक्रिया। वाह इसरार चिश्ती भाई, आप हमेशा बहुत अच्छा इक़्तिबास मुंतखब करते हैं, लेकिन आज आपने कमाल ही कर दिया। ये जो टुकड़ा आपने मुंतखब किया है, क्या माँ की मोहब्बत का और किस पैराए से जिक्र, क्या कहें, बहुत खूबसूरत साहब का तर्ज तहरीर, हाँ सुभान है। और आपने इसे परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मेहमान हमारे पास मौजूद हैं। एक मुख्तसर सा सवाल अपने दोनों इंटेलेक्चुअल से चाहता हूँ। आजकल नई नस्ल से मायूस होना बड़ा इन है ना, कि वो जो हमारे ज़माने के, और मैंने ये तलखी आपके लहजे में इस प्रोग्राम के दौरान महसूस भी की है। एक रवायती सा बयान है कि हम नहीं बड़े पुरुमीद हैं, हमारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है आर्ट और फ़न के हवाले से। तो क्या आपका क्या नज़रिया है, आप मायूस हैं? अगर आप आर्ट और फन के हवाले से कह रहे हैं तो बहुत तरक्की कर ली है। अब वो भूखा नंगा आर्टिस्ट नहीं रहा है, ठीक, जो हम अपने बचपन में सुनते थे। और जो क्वालिटी हमारे ऑफ आर्ट के हवाले से, जी क्वालिटी ऑफ आर्ट अगर आप कह रहे हैं तो शॉर्टकट्स काफ़ी आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो अच्छा काम है वो बोलता है और वो सस्टेन भी करता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ ये कह देना कि नई नस्ल जो है वो बेचारी है जो इस वक्त कुछ नाअहल है या करने के काबिल नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और बड़ा अपना नाम कमा रहे हैं, क्योंकि अब तो सबकी कोशिश ये होती है कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी रिकग्निशन हो, और वो कर रहा है आज का आर्टिस्ट। मज़ा नहीं आया, वो वाली नॉस्टैल्जिक गुफ्तगू करती ना आपके, वो जो हमारे ज़माने के असातिज़ा वो तो अगर आप या जितने बहुत सब हम स्टूडेंट थे, वो तो अब आजकल की इसमें वैसे मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा, हाँ, इसमें मुझे शक नहीं है तो कि फिर मुअद्दब आपने हम वो बहुत पहला बयान जो है वो मैं काम के हवाले से कर रही थी। अच्छा, आप भी कम से कम मायूस होंगे? नहीं, मैं नस्ल? बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। यार, क्या मैं जी? परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से 3 अदवार में तकसीम करता हूँ। ओके। एक तख्लीक का दौर है, एक तकलीद का दौर है, जिस तरह ये बच्ची ने अभी बताया कि मोहसिन रजा साहब ने सीखा है, जो रचाओ से कुछ सीख कर गा रहे हैं। ठीक। और तीसरे वो लोग हैं जो खुद से कुछ करना चाह रहे हैं, कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो वो वेलकम उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो सब लोग ये रवायत को ही आगे लेके बढ़ेंगे। जो इतनी हमारी असासा है हमारे आर्ट्स का हमारे पास, उसको आगे लेके बढ़ेंगे तो वो कुछ सीखेंगे, तो फिर उनसे कंट्रीब्यूट भी करेंगे यकीनन, जो अपने वक्त के मुताबिक होगा। इसलिए मैं मायूस नहीं हूँ बिल्कुल। ले, मजा ही नहीं आया भाई। जरा थोड़ी क्लास लेते, ये बड़ा इन है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं ये साथ शर्त लगा रहा हूँ कि उन्हें सीखना चाहिए। हाँ, सीखना जरूर चाहिए, लेकिन मायूसी का इजहार भी करना। नहीं, मायूसी का इजहार क्यों करे बंदा, जब मायूसी है नहीं इस मामले में। सही है, सही है। क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक एक गीत तो फिर भी निकल ही आता है ना। हाँ। तो नए लोग, मैं अगर आपसे, बहुत देर हो गई हमने शेर नहीं सुने जी, मैं एक गजल पेश करूंगा जी। अजब नहीं कि फसीलों में आसमान खुले, अजब नहीं कि फसीलों में आसमान खुले, आहा, हवा रुके तो परों से नई उड़ान खुले। वाह वाह वाह। उतर गए थे खुले पानियों की नींद में हम, आहा, उतर गए थे खुले पानियों की नींद में हम, न ख्वाब खत्म हुए और न बादबान खुले। वाह 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 वाह। भाई ये शेर दोबारा। उतर गए थे खुले पानियों की नींद में हम, न ख्वाब खत्म हुए और न बादबान खुले, रगों में बहने लगी है तवील दिन की थकन, आहा, कोई अलाव जले कोई दास्तान खुले। वाह वाह वाह, बहुत रगों में बहने लगी है तवील दिन की थकन, कोई अलाव जले कोई दास्तान खुले, खुदा करे कि सरे आईना सलामत हो, वो एक यकीन के जिस पर कई गुमान खुले। वाह वाह, खुदा करे कि सरे आईना सलामत हो, वो एक यकीन के जिस पर कई गुमान खुले, ये किस निगाह में जमसी गई चिराग की लौ, ये किस पुकार पे सोए हुए मकान खुले। वाह वाह वाह, ये किस निगाह में जमसी गई चिराग की लौ,
ये किस पुकार पे सोए हुए मकान खुले, और आखिरी शेर है कि बिखर चुका है लबों से दुआ का सन्नाटा, आहा, बिखर चुका है लबों से दुआ का सन्नाटा, जरा सी देर में शायद कोई जुबान खुले। वाह 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 वाह। अब आपको पता है कि हमने मौसीकी के सिलसिले की तरफ जाना है। मैं कई दफ़ा साइमा मुमताज़ से दरख्वास्त कर चुका हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा गा रही? बहुत अच्छा गा रही हैं और रवायत से जुड़ी हुई गुलकारा हैं, इसलिए मुझे पसंद है। अच्छा, इस दफ़ा ऐसा ना करें कि मैं नहीं उन्हें कहता, बुरा लगता है बार चलिए बार। मैं आप कहते फरमाइश करता हूँ, कोई अपनी पसंद की चीज़ हमें सुनाएं। जी मैं आपको सूफी कलाम सुनाती हूँ, यार डाडी इश्क आतिश जी लाए। बिस्मिल्लाह। जी, बिल्कुल, सुभान अल्लाह। इश्क तेबा है बरोबर, इश्क दाता बिखेरा, बाहसड़े दी कख काने नू इश्क
बहुत ही अच्छे साहिबा, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसे कहा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अब प्रोग्राम बस आखिर का वक्त है। जो एक सवाल हम अपने जो आर्टिस्ट होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ पेंटिंग से हो या शायरी से हो, ये ज़रूर करते हैं कि हमारे माशरे में जो शिद्दत पसंदी पैदा हो गई है, नफ़रत ज़्यादा हो गई है, तख़रीब का पहलू ज़्यादा हो गया है, बच्चे अब बड़े गैर मुतमईन से हैं, इसमें एक आर्टिस्ट, एक पेंटर, एक शायर किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है कि ये माशरा नरम खू, नरम गुफ्तार और मोहब्बत करने वाला हो जाए? शीरी, योर टेक ऑन दिस। मेरे ख्याल में तो आर्टिस्ट जो है, चाहे वो किसी भी जॉनरा से है, जैसे आपने शायर कहा या और कहा, या इवन जैसे वर्किंग आर्टिस्ट है, वो हमेशा से बहुत हसास रहे हैं और उनका हमेशा रोल रहा है। विजुअल आर्टिस्ट जो जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, वो लोग तो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। इंटरनेशनली मेरे साथ के लोगों ने, मेरे कॉलीग्स ने, मेरे क्लास फेलोज़ ने, मेरे जूनियर्स ने, सब ने इसमें आई थिंक बहुत हाथ दिया है, इस इशू को बहुत रेज़ किया है और अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए, अपनी चाहे उनकी मीडियम कोई भी है, क्योंकि अब सिर्फ एक पेंट करना मीडियम नहीं रहा, और भी बहुत सी चीज़ें आ गई, मगर इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है आर्टिस्ट का, और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना और एक आपका इमेज जो है वो पाकिस्तान का बताना, जो कि एक जनरली बहुत नेगेटिव हो गया है, वो मेरे ख्याल में उनका बहुत हाथ है। और ठीक है जाहिद साहब, योर टेक ऑन दिस। जी, मैं समझता हूँ कि एक शायर का बुनियादी जो फंक्शन है वो ख्वाब तकसीम करना है। तो एक शायर को, एक राइटर को अच्छे दिनों के ख्वाब तकसीम करने चाहिए। क्या अच्छी बात है। तो वो जब ख्वाब तकसीम करेगा, उसकी बात सुनी जाती है। अभी भी इतना भी गया गुजरा नहीं ज़माना कि शायर की और आर्टिस्ट की बात ना सुनी जाए, तो मोहब्बत का पैगाम खुद आगे चलेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। ये जो आखिरी सवाल है, इसको समराइज मुनीर नियाज़ी के एक जुमले में किया जा सकता है कि जिस माशरे से तख्लीक ख़त्म हो जाती है, वहाँ तखरीब का आगाज़ होता है। बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का। मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ और प्रोग्राम के बाकी मामलात हम साइमा मुमताज़ पे छोड़ देते हैं। अब उन पे मुनहसर है वो हमारे साथ क्या सलूक करती है। जी जी, जरदमाल हो जाए बस।